हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर में से करंट अफेयर्स के वो टॉपिक लेकर आते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है करंट अफेयर्स के हो सकते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए वीडियो के लास्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, MCQ। आपको क्या करना है, जब हम क्वेश्चन देते हैं आपको, तो आप वीडियो को पॉज करें और उसका आंसर खुद से लिखने का भी ट्राई करें, जिससे हमें भी पता चले कि आप अपने तैयारी को लेकर कितना सीरियस है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पहली खबर है उसमें क्या बात करिए, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की बात करी गई है। अब ये नेशनल क्रिएटर अवार्ड है क्या, किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? तो आपने देखो यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग फील्ड में बहुत ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी को दिखाया है। तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर क्या है, एक मंच प्रदान करते हुए उन लोगों को जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इसी को नेशनल क्रिएटर अवार्ड कहा गया। तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? ये भारत मंडपम जो नई दिल्ली के अंदर एस्टेब्लिश है, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। कब किया गया? 8 मार्च 2024 को किया गया। अब 8 मार्च को क्या होता है, वुमेन्स डे होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। अब ये जो अवार्ड दिए गए ये किस फील्ड में दिए गए, तो ये 20 श्रेणियों में दिए गए हैं। टॉप की जो 20 श्रेणियां चूज की गई हैं, और ये जो श्रेणियां हैं ये सोशल चेंज से हो सकती है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी से है, एजुकेशन से, गेमिंग से और आदि क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। कितनी श्रेणियां हैं? 20 श्रेणियों में ये अवार्ड दिया गया है, ये याद रख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। अब देखो ये जो 20 श्रेणियां हैं, इसमें क्या है, 1.5 लाख से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 10 लाख वोट डिजिटल रचनाकारों के लिए पड़े और उनमें से इनको चूज किया गया है। ठीक है। अब देखो जो बेस्ट क्रिएटर सोशल चेंज का अवार्ड है, ये किसे दिया गया? जया किशोरी को दिया गया। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपसे पूछा जा सकता है बेस्ट क्रिएटर ऑफ सोशल चेंज, जो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए किसे दिया गया? तो ये जया किशोरी को दिया गया है। इनके बारे में कौन जानता है कौन नहीं जानता, कमेंट सेक्शन में लिखें। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर किसको दिया गया? ड्यू हिक्स को दिया गया है। डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर रणवीर अल्लाहाबादिया को दिया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है। सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर, और ये वाले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट मार्क करें। ठीक है। अमन गुप्ता जी को दिया गया है। अब अमन गुप्ता कौन है? आपने शार्क टैंक देखा होगा, तो शार्क टैंक, ये अमन गुप्ता शार्क टैंक में आते हैं। ये बोट के फाउंडर हैं। बोट कंपनी आती है ना, जो म्यूजिक गाने वाने सुनते हो, हेडफोन, स्पीकर्स, वॉच, ये सब बोट कंपनी के मालिक हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है। तो ये सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर कौन हो गए? अमन गुप्ता हो गए, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। फेवरेट ट्रेवल क्रिएटर की बात करी जाए तो कामिया जानी को दिया गया है। बेस्ट क्रिएटर इन द फूड कैटेगरी किसे दिया गया है? कविता सिंह को दिया गया है। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर किसे दिया गया है? अब देखो ये मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर जो है, आपने कभी FM सुना होगा, FM पे आपने बउआ के बारे में सुना होगा, है ना। एक कैरेक्टर है बउआ, जो क्या होता है, हंसी मजाक करता है लोगों के साथ में। तो ये कौन प्ले करते हैं? RJ रौनक के द्वारा ये प्ले किया जाता है। तो इन्हें मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल श्रद्धा जैन को दिया गया। हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड किसको दिया गया? जानवी सिंह को दिया गया। ये हेरिटेज वाला याद रख लें। और ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वच्छता एम्बेसडर। ठीक है। ये जो स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड है किसको दिया गया है? मल्हार कलाम्बे को दिया गया है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनका नाम याद रख लें, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और वहां से स्वच्छता राजदूत पुरस्कार दिया गया है इन्हें, मल्हार कलाम्बे को। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आज ये नेक्स्ट खबर देखते हैं। देखो सुधा मूर्ति, ये फीमेल है और 8 मार्च को क्या बनाया गया है? नॉमिनेट किया गया है। कहां पर? राज्यसभा में। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में सुधा मूर्ति को नॉमिनेट किया गया है लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, कहां किया गया? या फिर ये पूछा जा सकता है कि सुधा मूर्ति का संबंध किस क्षेत्र से है ना। तो ये आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए ये जो सुधा मूर्ति हैं, ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनको जब नॉमिनेट किया गया है तो तब ये कहा उन्होंने कि ये नारी शक्ति, मतलब वुमेन पावर को रिप्रेजेंट करेंगी, संसद में जाएंगी, कानून बनाएंगी और महिलाओं के जो उत्थान हैं उनके हित के लिए कार्य करेंगी आगे चल के। तो इस चीज़ की तरफ इंगित करते हुए ये बात कही गई है। वुमेन्स डे के दिन इनको नॉमिनेट किया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। आ जाइए आगे देखते हैं इनके बारे में। देखो
सुधा जो मूर्ति हैं, इनको वर्ष 2006 में भारत का जो चौथा नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, बताइए कौन सा होता है? पद्मश्री। ठीक है, तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वर्ष 2006 के अंदर। और जो भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है, कौन सा कहलाता है? पद्म भूषण कहलाता है। और ये वर्ष 2023 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें पहला कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर की बात करी जाए तो पद्म विभूषण हो जाएगा। ठीक है, पद्म विभूषण हो जाता है दूसरे नंबर का हाईएस्ट पुरस्कार। तीसरा तो पद्म भूषण हो गया, चौथा हो गया पद्मश्री। तो ये याद रख लें ऑर्डर, कई बार एग्जाम में ये ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है कि पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? पहला बताइए, पहला कमेंट सेक्शन में लिख के बताऊं। ठीक है, और इनको कब कब सम्मानित किया गया? पद्मश्री से 2006 के अंदर और पद्म भूषण से 2023 के अंदर। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखो इनको जो नॉमिनेट किया गया राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल अनुच्छेद 80 सब क्लोज 3 के अंदर ये पावर लिखी गई है प्रेसिडेंट के पास कि प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। कितने में से? 245 में से। ये थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, अब ये जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, ये कौन से क्षेत्र से होने चाहिए? ये स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया सच एज लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। तो इस क्षेत्र से आने वाले जो क्षेत्र अपने क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया हो या स्पेशल नॉलेज रखते हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो इस तरह के बंदों को ही यहाँ पर क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। आज ये नेक्स्ट खबर देखते हैं, बायो एशिया समिट 2024। अब देखिए बायो एशिया समिट 2024 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम में। आजकल क्या है, साइंस के क्वेश्चन खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। जैसे मान लो बायो एशिया समिट 2024 की मैं आपसे थीम पूछूं, तो थीम आप क्या पता है? आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। अब देखो ये बायो एशिया समिट 2024 ये कहाँ सेलिब्रेट की गई? सबसे पहला तो यही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारे भारत में भी कहाँ? हैदराबाद के अंदर इसे सेलिब्रेट किया गया। कब सेलिब्रेट किया गया? इसको सेलिब्रेट किया गया 26 से लेकर 28 फरवरी तक। ठीक है, 26 to 28 Feb। ठीक है, ये ध्यान रखना 26 से 28 फरवरी तक हैदराबाद में ये बायो एशिया समिट 2024 का आयोजन कराया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये बायो एशिया समिट का कौन सा संस्करण था? तो ये 21st एडिशन था। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो ये बायो एशिया समिट है इसका काम क्या है? देखो इसका काम है जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो नई प्रगति हो रही है, उत्थान हो रहे हैं, उनके विषय पर डिस्कशन किया जा सके। साथ साथ जो लाइफ साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको भी उठाया जा सके। जैसे कि हमने देखा कि बायोटिक मतलब जीवन और टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर एक नया ही प्रोडक्ट मार्केट में ले आएंगे, तो उसके क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, क्या नेगेटिव हो सकते हैं, इन चीज़ों पे चर्चा करना। अगर मान लीजिए किसी चीज़ से पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को नुकसान हो सकता है, तो उस तरीके के रिसर्च और जो भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ की जा रही हों उनको रोका जा सके और ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सके जिससे सभी लोगों का उत्थान हो सके। तो इस चीज़ को फोकस करते हुए इस तरह के समिट आयोजित कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें क्या होगा, ग्लोबल साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्री कैप्टन्स आए और यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया जो भी लेटेस्ट डेवलप हो रहे हैं और जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर डिस्कशन किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। ठीक है, अब देखो इसकी जो थीम है ये आपसे पूछी जा सकती है। 2024 के जो एडिशन हुआ है तो इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ साइंस विद द डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपसे पूछी जा सकती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, और ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। बताइए इसका आंसर, व्हाट इज जूस जैकिंग। ठीक है, अब जूस जैकिंग है क्या? रिसेंटली सीन इन द न्यूज, हाल ही में समाचारों में देखी गई जूस जैकिंग क्या है? साइबर अटैक है, ड्रग है, एस्ट्रॉयड है या इन्वेसिव वीड है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। 10 से 12 सेकंड का समय लें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और मुझे ही बताएं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जूस जैकिंग ये हो जाएगा साइबर अटैक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ए पे टिक कर लीजिए, साइबर अटैक है। ठीक है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉशियस अगेंस्ट द चार्जिंग मोबाइल फोन्स इन द पब्लिक पोर्ट्स ड्यू टू द इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ द जूस जैकिंग। तो ये जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इन्होंने क्या है, जूस जैकिंग के बढ़ते खतरे
के कारण सार्वजनिक जो बंदरगाह हैं वहाँ पर मोबाइल जो चार्ज किए जाते हैं वो आगाह किया है इसके लिए, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, साइबर अटैक मतलब यानी आपके जो फ़ोन है उस पर अटैक किया जाता है, जो आपके पर्सनल डेटा है वो चुरा सकते हैं, आपको रैंसमवेयर के लिए थ्रेट दे सकते हैं। ठीक है, इसमें एक मालवेयर भेज देंगे जो आपके डेटा को करप्ट कर देगा, या फिर इसके अंदर फिशिंग की जा सकती है कि आपकी जो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन सबको निगरानी की जा सकती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 हो जाएगा, बताइए इसका आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ द रेयर डिजीज डे। ठीक है, तो दुर्लभ रोग दिवस 2024 का विषय क्या है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। इसका आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि बताइए दुर्लभ रोग दिवस 2024 में, और डेट भी बताइए ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, पहला आपको थीम बतानी है, ठीक है, और दूसरी बतानी है डेट। पहला क्वेश्चन है थीम बताइए, रेयर डिजीज डे 2024 की थीम क्या है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ये कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है। देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी भी कैसे भी उठा के पूछ लेते हैं, तो आपको रेडी रहना चाहिए। देखो 4 ऑप्शन है, रेयर इज मैनी, रेयर इज स्ट्रॉन्ग, रेयर इज प्राउड। ठीक है, शेयर योर कलर, रीफ्रेम रेयर फॉर रेयर डिजीज डे, एंड ब्रिजिंग हेल्थ एंड सोशल केयर। ठीक है, तो ये क्या है, ये टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे लेक्चर्स के अंदर। आपने अगर हमारे लेक्चर्स देखे होंगे तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब खुश रहें, अपना ध्यान रखें। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, बाय।